नमस्कार मित्रों, दीपक लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हम ये देख चुके थे कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लगी हुई थी और किस तरह से ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी भारतीयों के ऊपर शोषण करते रहते थे। जब ये बात ब्रिटिश संसद में पहुंची तो उसने इन कर्मचारियों के ऊपर कुछ नियंत्रण लगाने के बारे में सोचा। बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना होने के बाद ही कंपनी अपने साम्राज्य को कंटिन्यू वृद्धि करती जा रही थी। साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में इंग्लैंड में स्थित कंपनी के जो संचालक हुआ करते थे, उन्होंने भारत में कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कर कंपनी के प्रभाव में वृद्धि की, और ऐसे गवर्नर जनरल भी भेजती रही जिन्होंने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र को पुनर्गठित करने में अपनी रुचि दिखलाई। इस बात को ब्रिटिश संसद समझ चुका था कि ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी भारत में शोषण प्रवृत्ति अपना रहे हैं। आखिरकार ब्रिटिश संसद ने उसकी निंदा करते हुए उसे अपराध भी घोषित किया और भ्रष्टाचार पूर्वक जो उनका कार्य था उसे खत्म करने के लिए सोचा। अब कंपनी ये बात समझ चुकी थी कि अब हमें दीवानी की भूमिका भी स्वयं निभानी होगी और प्रशासन का सीधा उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कंपनी के संचालकों ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड में कंपनी का जो मैनेजमेंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। इन डायरेक्टर्स का चुनाव जो होता था वो कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में जनरली इंटरफेयर नहीं करती थी। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारत से खूब सारा धन लूटकर इंग्लैंड में लौट जाया करते थे और वहां की राजनीति में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। इसलिए इंग्लैंड में यह आम भावना बन चुकी थी कि कंपनी जो है वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। लेकिन पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि कंपनी ने वहाँ इंग्लैंड में बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमें कुछ पैसों की, रुपयों की, कुछ ऋण की आवश्यकता है। इस आवेदन पत्र के संबंध में जब इन्होंने आवेदन किया तो इंग्लैंड के जो विचारक थे वो बहुत जल्दी रिएक्ट होने लगे। कंपनी ने जब ये आवेदन किया कि हमें ऋण की आवश्यकता है तो सरकार ने यह मामला 2 समितियों के पास भेजा था, सीक्रेट समिति तथा सेलेक्ट समिति। इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। पहला विधेयक तो यह कि कंपनी को 14 लाख पाउंड ऋण देने की व्यवस्था की गई। जो दूसरा विधेयक था वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालक समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। मित्रों, यहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह इंग्लैंड ने कंट्रोलिंग पावर शुरू कर दिया। तो दूसरा जो विधेयक था इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसे इंग्लैंड की संसद ने 1773 में पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के जो उद्देश्य थे
वो यही थे कि कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित हो जाए। भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम उल्लेख किया गया। बंबई व मद्रास प्रांत के जो गवर्नर थे और कंपनी की और जो ब्रांचेस की गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया। लेकिन एक सिचुएशन ये भी इसमें डाल दी गई कि ये दोनों बंगाल और मद्रास स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब कोई ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहां पे थोड़ा सा टकराव पैदा हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का। एक तरफ तो उनके ऊपर कंट्रोल लगाया जा रहा है और एक तरफ से उन्हें फ्रीडम दी जा रही है। चलिए, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो भी समस्त अंग्रेज प्रजा थी वो पूरी तरह से इस कोर्ट के अधीन होगी। ये इस एक्ट के अंदर इन्होंने रखा गया। जो हमारे उस समय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे वो थे सर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। गवर्नर जनरल एवं उसकी जो काउंसिल को नियम बनाने, अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इसे लागू करने से पहले इनका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकरण और पब्लिश किया जाना जरूरी था। कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक कॉपी इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी। और कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट संसद ने पास करके कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जो प्राइवेट बिजनेस का किया करते थे ये लोग, उसे पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया और ये कह दिया गया कि यदि कंपनी के कर्मचारी यदि किसी भी तरह का कोई निजी व्यापार करेंगे तो वह एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। मित्रों, ये पहला अवसर था जब भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लिखित संविधान तैयार किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन, एक ढांचा तैयार कर दिया था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस अधिनियम की आधारशिला पर ही धीरे धीरे नियंत्रण कठोर किया गया और 1858 ईस्वी में तो कंपनी की सत्ता ही समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार एक यूरोपीय सरकार ने यूरोप के बाहर प्राप्त भू क्षेत्र के शासन का दायित्व ग्रहण किया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज द्वारा बिना सीधा दायित्व ग्रहण किए अच्छी सरकार स्थापित करने हेतु एक साहसिक कदम था। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य व अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया। हालांकि जब कोई एक्ट बनाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूर्ण रूप से गुण सहित हो। उसके अंदर कुछ दोष भी होते थे जिस कारण से रेगुलेटिंग एक्ट अच्छा होते हुए भी अपना कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स भी पैदा हो चुके थे, जैसे कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण तो था लेकिन पर्याप्त नहीं था। कंपनी को अपने कार्यों की रिपोर्ट इंग्लैंड की गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती थी, किंतु इंग्लैंड में ऐसा कोई सरकारी प्रबंध मैनेजमेंट नहीं किया गया जिससे कि इन रिपोर्टों की जांच हो सके।
तथा कंपनी के कर्मचारियों की कार्रवाई पर नजर रखी जा सके। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि असाधारण परिस्थितियों में वे बिना बंगाल सरकार की स्वीकृति के भी कार्य करने में स्वतंत्र थे तथा संचालक से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। यह भी एक रेगुलेटिंग एक्ट का डिफेक्ट नजर आया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स हुए उसे खत्म करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास किया। दिस एक्ट मेड मैनी चेंजेस इन द रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने कैलकाटा की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी लॉ बनाने का राइट दे दिया। तो मित्रों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आनंद ले रहे होंगे और मैं अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक एक्ट और पास किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।